एरोमेटिक कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स की कहानी शुरू होती है बेंजीन से। और बहुत समय पहले 1855 में हॉफमैन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि जो भी केमिकल कंपाउंड्स में बेंजीन दिखती है हमें, उनको हम एरोमेटिक कहेंगे। एरोमेटिक क्यों कहेंगे? अब इंग्लिश में अरोमा का मतलब होता है स्मेल, ठीक है? तो काफी सारे इन एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक अजीब सी, विचित्र सी, कहीं में सुंदर सी, अटपटी सी स्मेल थी। 19वीं सदी में काफी साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो पता लगा कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि जिनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, वो हाइड्रोजन के साथ बड़े अच्छे से रिएक्ट कर जाते हैं। बट ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं बहुत सारे, पर ये फिर भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहते। तो ये जो एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, इसने साइंटिस्ट को बहुत सालों तक दुखी किया। 1931 में एरिक हुकल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सही से एक्सप्लेन कर दिया कि इन एरोमेटिक कंपाउंड्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों मिल रही है। इन्होंने यूज की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसको यूज करके एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया हमें पहचानने के लिए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। आपको चाहिए एक साइक्लिक कंपाउंड जिसमें रेजोनेंस हो रही है और रेजोनेंस में 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करने चाहिए। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, बोर्ड पे अच्छे से समझेंगे कि एरोमेटिसिटी का रूल क्या होता है, उसको कहां लगाते हैं, और बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको दिखाऊंगा जिससे कि आपको एग्जाम में भी फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम में एरोमेटिक कंपाउंड्स के क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते। तो ऐसा करो, कॉपी पेन निकाल लो, आराम से बैठ जाओ, बोर्ड पे चलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जनता, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एरोमेटिसिटी की कंडीशन क्या होती है। ठीक है जी, तो आपको क्या चाहिए, दो मेन कंडीशंस हैं जो मीट होनी ही चाहिए एरोमेटिसिटी के लिए। एरोमेटिसिटी क्या करती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्यों करती है, थोड़ी देर बाद देखेंगे। आपको पहली कंडीशन जो है वो चाहिए साइक्लिक रेजोनेंस। बेसिकली आपको एक साइक्लिक कंपाउंड चाहिए। ठीक है जी, साइक्लिक कंपाउंड चाहिए। जैसे बेंजीन का एग्जांपल लेंगे दोबारा से, ये साइक्लिक कंपाउंड है। अब इसमें आपको 3 डबल बॉन्ड ऐसे बनाते हो। रेजोनेंस में हमने पढ़ा था कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 6 के 6 कार्बन्स पे डीलोकलाइज्ड हैं। यस, तो इसको मैं ऐसे बना देता होता हूं। दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड दैट वी ड्रॉ, है ना। तो साइक्लिक रेजोनेंस में कंडीशन ये है कि जो भी आपकी रिंग है उसके सारे के सारे एटम्स पार्टिसिपेट करने चाहिए कॉन्जुगेशन में। अब ये 6 के 6 कार्बन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो साइक्लिक रेजोनेंस। और रेजोनेंस की बड़ी कंडीशन क्या होती है कि स्ट्रक्चर को होना चाहिए प्लेनर। यस, याद है, क्योंकि आपको रेजोनेंस के लिए ऑर्बिटल सारे एक दूसरे के पैरेलल चाहिए। वो तभी होंगे जब जो बेस स्ट्रक्चर है वो प्लेनर होगा। बेंजीन प्लेनर होती है। यस, तो साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेशन जहां है वहां एरोमेटिसिटी मिल सकती है। इसके बाद जो कंडीशन आती है वो हमारी है हुकल्स रूल वाली। तो हमें क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कॉन्जुगेशन में। जैसे बेंजीन के केस में 1 2 3 4 5 6, 3 पाई बॉन्ड्स हैं जो रेजोनेंस में है। 3 पाई बॉन्ड्स बोले तो 3 × 2 दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस। रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन एक ही चीज होती है। ठीक है, तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है कॉन्जुगेशन में, हुकल्स रूल 6 पे लग सकता है कि नहीं। हुकल्स रूल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन इक्वल टू 4n+2। अब 4n+2 में क्या मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स फिट कर सकता हूं? बोले तो कैन आई राइट 6 इक्वल टू 4n+2। n आप कुछ भी फाइंड करो, ठीक है, n आपका बेसिकली एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहां पे अगर मैं n इक्वल टू 1 ले लेता हूं तो ये कंडीशन मीट हो जाएगी, है ना। 4+2 दैट इज 6। तो पॉइंट ये है हुकल रूल का कि अगर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हो जहां पे सारे एटम्स पे रेजोनेंस चल रही है, तो आपने देखना है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है रेजोनेंस में, वो आपने इक्वल टू कर देना है 4n+2 के, और फिर निकाल लेना n, कुछ भी n इक्वल टू 0 1 2 3 4 कुछ भी होगा। n होल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर होना चाहिए। n को 0 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये कंडीशंस अगर आपकी मीट होती है तो स्ट्रक्चर एरोमेटिक है। आज बहुत सारे स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एरोमेटिसिटी का केस। एरोमेटिसिटी में क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, जितना सोचा था उससे ज्यादा स्टेबिलिटी। 3 डबल बॉन्ड्स की जितनी भी स्टेबिलिटी होती है, मतलब अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी ऐसे किसी स्ट्रक्चर से कंपेयर करूं, ये क्या है, एक
एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, दोबारा से बना देता हूं थोड़ा क्लियर करके, और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है 6 कार्बन वाला, इसमें 3 डबल बॉन्ड्स है, ये भी रेजोनेंस में है। पर इन दोनों की स्टेबिलिटी अगर आप कंपेयर करोगे, ये ज्यादा स्टेबल है। इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराना आसान है, इसको मुश्किल है। इसको जलाना आसान है, इसको जलाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है जी, फाइन। तो कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी ये रही आपकी। अब इसके बाद चलते हैं हम एक ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड्स पे जहां पे उनको मिल जाती है अनस्टेबिलिटी, एंटी एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो यहां पे पहली कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिसिटी इज वंस अगेन साइक्लिक कॉन्जुगेशन। ठीक है, वही प्लेनर होना चाहिए साइक्लिक स्ट्रक्चर, सारे के सारे एटम कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और दूसरा यहां पे आता है 4n इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एंटी एरोमेटिसिटी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है साइक्लोब्यूटाडाइन। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है साइक्लिक कॉन्जुगेशन में? 1 2 3 4, n इक्वल टू 1 आ गया। तो अगर आपके पास 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं साइक्लिक कॉन्जुगेशन में, तो वो स्ट्रक्चर होता है एंटी एरोमेटिक, और ये होता है सुपर अनस्टेबल। ठीक है, अगर मैं इसको ब्यूटाडाइन से कंपेयर कर रहा हूं, ये भाई साहब चिल है, ये बहुत ही अनस्टेबल है। ठीक है, ये एक्चुअली साइक्लोब्यूटाडाइन इतना अनस्टेबल होता है कि अगर आप इसको लेबोरेटरी में बनाना चाहो, ये बनता ही नहीं है, इसका डाइमर बन जाता है फटाफट से। होता क्या है कि ये एक साइक्लोब्यूटाडाइन दूसरे साइक्लोब्यूटाडाइन के पास आता है और बॉन्ड बना लेता है साथ में। कैसे बॉन्ड बनाता है? कुछ ऐसा। ठीक, तो ये जो बीच में है ना, यहां बॉन्ड बन जाते हैं, ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा बन जाता है यहां पे। तो ये स्ट्रक्चर इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है। अब आप कहोगे सर ये 4n+2 में स्टेबल, 4n में अनस्टेबल, इसका एक्चुअल रीजन क्या है? आप पूछोगे ना कि सर एक्चुअल रीजन भी थोड़ा सा आइडिया तो दो। देखो सच बताऊं तो वो एक्चुअल रीजन आप कॉलेज में जाकर अगर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि एडवांस लेवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगती है उसमें। ठीक है, तो रियल रीजन में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको कि होता क्या है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी याद है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपके पास 2 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। एक तो होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यस, तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी, इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो स्टेबिलिटी कम होती है ना। और बॉन्ड कब बनता है? जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग। इतना याद है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो होता क्या है ना कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इनमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जब बनाते हैं अपन, वो अभी नहीं बनाऊंगा मैं, आप अलग से सर्च करना होगा तो कर लेना, ये सिलेबस में नहीं है बाय द वे ये वाला पार्ट। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, और एंटी बॉन्डिंग के केस में बहुत कम। ठीक है, जब मैं बोलता हूं एंटी एरोमेटिसिटी, तो उस केस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होते हैं। बॉन्डिंग भी होते हैं पर एंटी बॉन्डिंग भी काफी होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में, ठीक है, ये थोड़ी स्लाइड आगे हो गई, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए वो एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी शो करता है। ठीक है, अब कैसे दिखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या होता है, ये आप बाद में कॉलेज में अगर केमिस्ट्री करोगे तब आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, चलो जी, तो ये था इसका रियल रीजन। अब करेंगे क्या हम कि हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखेंगे और उसमें समझेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। सीधा सा एक्सरसाइज है, अगले आधे घंटे तक यही चलता रहेगा कि मैं अलग अलग कंपाउंड आपको दिखाऊंगा, आपने जज करना है वो एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। कंडीशंस आपको पता है, एक एक करके देखते हैं। आप कहोगे सर ये केसेस क्यों बता रहे हो, हमें बता तो दिया रूल। देखो एग्जाम में ना ये सब केसेस रिएक्शंस में कहीं तो छुपा देंगे, या एसिड बेस के क्वेश्चन में कहीं छुपा देंगे, और आपको ढूंढना होगा कि एरोमेटिक वाला कौन सा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, उस स्टेबिलिटी की वजह से या तो ज्यादा एसिडिटी दिखाएगा या तो कुछ ना कुछ। ठीक है, तो वो रिकॉग्नाइज कर पाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से केसेस होते हैं जो एरोमेटिक है और कौन से केसेस हैं जो एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो पहला केस देखते हैं जी। पहले केस में क्या चल रहा है,
5 कार्बन्स की एक साइकिल है, एक रिंग है, रिंग मिल गई, चलो पहली कंडीशन मीट हो गई। दूसरा, रेजोनेंस हो रही है इसमें कि नहीं? देखो, अगर आप इसको एक प्लेनर स्ट्रक्चर की तरह इमेजिन करोगे तो पाई बॉन्ड कहां कहां प्रेजेंट है जी? 1 2 3 4, ये सारे पी ऑर्बिटल हैं और इन दोनों के बीच में पाई बॉन्डिंग चल रही है। ये तो रेजोनेंस में है ही है ना? ये दो बॉन्ड तो रेजोनेंस में ही है। अब नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में होगा इनके कि नहीं? आप कहोगे सर ऑब्वियसली होगा, है ना, क्योंकि ये जो कार्बन के ऊपर ऑर्बिटल है, अगर वो ऑर्बिटल इन ऑर्बिटल्स के पैरेलल हो जाता है तो रेजोनेंस हो जाएगी। और एरोमेटिसिटी के केस में ये रेजोनेंस करवाना भी चाहेगा क्योंकि इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि सारे ऑर्बिटल पैरेलल हो सकते हैं, इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन तो है, बहुत बढ़िया। अब दूसरा क्या है, हुकल रूल चेक करना है। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहां पे, 1 2, तभी 2 बनाते हैं ना, 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 4n+2 में फिट होता है, यस, दिस इज 4 × 1+2। तो क्योंकि 4n+2 में ये फिट हो गया, देयरफॉर दिस केस इज एरोमेटिक। बहुत ही बढ़िया। दूसरा केस देख लेते हैं। साइकिल है, यस, प्लेनर होगी, ठीक है। अगर इसमें कॉन्जुगेशन होती है तो क्या होगा जनता? 1 2 3 4, जो एक पाई बॉन्ड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है जी यहां पे। ओहो, अब 4 इलेक्ट्रॉन की साइक्लिक कॉन्जुगेशन, ये आ गया 4 × 1, 4n आ गया। तो ये केस कौन सा हो गया जी? ये केस हो गया आपका एंटी एरोमेटिक केस। यस। अब बार बार ना आपको ये 4n+2 और 4n सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल सा आइडिया बता देता हूं यहाँ पे। आई एम श्योर आपने फिगर आउट कर ही लिया होगा खुद से। काफी लोगों को अभी चमक गया होगा कि अच्छा ये चीज चल रही है सर। यहाँ पे देखो, यहां पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं कॉन्जुगेशन में, और यहां पे कितने हैं? 1 और 2, यहां पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन कॉन्जुगेशन। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन कॉन्जुगेशन, साइक्लिक केस में एरोमेटिक। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन कॉन्जुगेशन इन साइक्लिक केस एंटी एरोमेटिक। ऑड आ गए तो एरोमेटिक, इवन आ गए तो एंटी एरोमेटिक। इलेक्ट्रॉन पेयर देखने, अब आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनने की जरूरत ही नहीं है, चिल हो गया। आगे वाले केस देखते हैं। चलो जी, पहला केस क्या कह रहा है आपके पास? साइक्लिक है, रेजोनेंस होगी। सोच के देखो, ये पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा? क्योंकि ये वेकेंट पी ऑर्बिटल है। और ये डबल बॉन्ड क्यों है यहां पे? क्योंकि ये 2 पी ऑर्बिटल हैं जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। 3 ऑर्बिटल आ गए आपके पास एक दूसरे के पैरेलल, तो होगी रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस हो रही है, सारे के सारे एटम रेजोनेंस में हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं जी? एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है यहां पे, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। जनता याद है 1 क्या है? 1 इज एन ऑड नंबर ऑब्वियसली। तो ये हो गया आपका एरोमेटिक वाला केस। आप कहोगे सर 4n+2 कैसे लगाएंगे इसमें, जरा बता दो। ये क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दिस इज इक्वल टू 4 × 0 + 2, n = 0 आ गया इस केस में। ठीक है जी, तो ये वाला केस हो गया आपका एरोमेटिक। नेक्स्ट केस देखते हैं, अभी देखा है अपन ने पिछले पेज पे, है ना। तो ये हो गया जी आपका एंटी एरोमेटिक। ये वाला क्या है? अब ये जनता sp3 कार्बन है यहां पे रेजोनेंस ही नहीं हो सकती, रेजोनेंस ही नहीं होगी ना, sp3 कार्बन है क्योंकि। तो ये स्ट्रक्चर ना ही एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, ये एक यूजुअल सा स्ट्रक्चर है, नॉर्मल सा बेचारा स्ट्रक्चर है। इसको आप कहना चाहो तो नॉन एरोमेटिक कह दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी स्ट्रक्चर जो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं है उसको नॉन एरोमेटिक कहते हैं। तो ये सिंपल सा अगर मैं एल्केन बनाऊं तो ये नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिंपल सा एल्केन बना दो कोई भी, नॉन एरोमेटिक ही होगा ना। ठीक है, तो ये हो गया जी आपके पास। और केसेस ऑब्जर्व कर लेते हैं। पहले केस में बोरॉन डाल दिया मैंने, आपको सर ये क्या है? बोरॉन डाल दिया मैंने सर, आपको सर ये क्या हो गया यहाँ पे? बोरॉन याद करो भला कैसा होता है जरा। बोरॉन ये है 3
बॉन्डेड पेयर है उसके पास, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर वाला केस है ये। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? कितनी होती है जी, याद कराओ जरा मेरे को। यस 5 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो बॉन्डिंग में ये दोनों ऑर्बिटल्स यूज होते हैं। तो ग्राउंड स्टेट कुछ ऐसी दिखती है इसकी, और एक्साइटेड स्टेट कुछ ऐसी दिखती है इसकी बॉन्डिंग की, ये हाइब्रिडाइजेशन केस में जो करते होते थे हम। तो जी आपने 3 बॉन्ड बना दिए, 3 बॉन्ड कहां कहां बनाए, कि यहां बना दिया, कि यहां बना दिया, यहां बना दिया, ये क्या बच गया? बोरॉन के केस में ये बच गया आपके पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल। तो ये ध्यान रखो कि इसके पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल, जैसे कार्बोकेटाइन के पास होता है वेकेंट पी ऑर्बिटल, वैसे इसके पास भी है। कार्बोकेटाइन के पास पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि कार्बन के अंदर एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन भी है। बोरॉन के अंदर 5 प्रोटॉन है, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है ना, तो यहाँ 5 प्रोटॉन है, वेकेंट पी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा इसकी वजह से। तो जनता सोच के देखो अब, क्या ये एरोमेटिक होगा, क्या ये एंटी एरोमेटिक होगा, क्या होगा? चलो ये इस साइड पे रखते हैं इसको। तो अगर आप ऐसे सोचना चाहो, जस्ट अ सेकेंड, एक ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा, चौथा, और बोरॉन पे एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है, तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन तो हो रही है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं रेजोनेंस में? 1 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है कॉन्जुगेशन में, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला केस कौन सा हुआ? एंटी एरोमेटिक। यस, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन कॉन्जुगेशन, साइक्लिक कॉन्जुगेशन, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा जी ये स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका क्या करें, ये वाले स्ट्रक्चर का बताओ जरा, इसका जो नाम होता है कॉमन नेम, आप मेरे को बताओगे चैट बॉक्स में, कमेंट भी कर देना, इसका कॉमन नेम क्या है जरा बताओ। ठीक है, तो जनता ये वाला जो केस है थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो नाइट्रोजन है ना, ये है बेसिकली आपका एक sp2 नाइट्रोजन। इसको मैं थोड़ा प्लेनर स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाता हूं कि चल क्या रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा चल रहा है जी। ठीक है, सब पे p ऑर्बिटल है, यहां पे नाइट्रोजन भी क्योंकि sp2 है, प्लेनर नाइट्रोजन है ना, sp2 नाइट्रोजन में एक p ऑर्बिटल खाली होगा, वो p ऑर्बिटल इधर है। ठीक है, और इन p ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, जैसे बेंजीन में होता है, बिल्कुल बेंजीन जैसा ही है, बस नाइट्रोजन लिख दिया है अपन ने कार्बन की जगह पे। ठीक है जी, तो यहां पे कितने हो गए अपने पास? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए कॉन्जुगेशन में, तो ये हो गया एरोमेटिक, क्योंकि 3 इज एन ऑड नंबर। ये तो याद है ना। अब जनता इस नाइट्रोजन पे एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नाइट्रोजन पे ना एक लोन पेयर भी है, और ये लोन पेयर जो है ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा, क्योंकि रेजोनेंस में इसका ऑलरेडी एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बॉन्डेड है ना। ठीक है जी, रेजोनेंस में ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि ये वाला ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल है? दिस इज योर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो लोन पेयर बैठा है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में बैठा है, और ये इधर है। अगर आप ध्यान से सोच के देखो तो ये जो p ऑर्बिटल है और ये वाला जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है 90 डिग्री के एंगल पे है। और आपको रेजोनेंस की क्लास में बताया था मैंने कि प्लेनर होंगे, सॉरी पैरेलल होंगे जब ऑर्बिटल तभी रेजोनेंस होगी, परपेंडिकुलर जब होंगे ऑर्बिटल्स तब रेजोनेंस नहीं हो पाएगी, याद है ना। ठीक है जी, फाइन। सो दिस इज द केस ऑफ नाइट्रोजन व्हेन यू रिप्लेस इट विद अ कार्बन। ठीक है जी, तो यहां पे भी ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक है क्योंकि नाइट्रोजन का जो एक और लोन पेयर है वो परपेंडिकुलर है, वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा। रेजोनेंस में सिर्फ अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ही हैं कॉन्जुगेशन में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये देखो केस, बड़ा ही प्यारा केस है जी ये। इसका नाम भी आप बताओगे मेरे को कमेंट सेक्शन में। ठीक है, पीरिडीन, पायरोल, पायरोलिडीन, फ्यूरैन, ये सब नाम आपको पता होने चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना इसका क्या नाम है। ठीक है जी, चलो तो यहां पे जनता
जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है क्या वो रेजोनेंस में होगा कि नहीं होगा, ये आप बताओ मेरे को। इसका प्लेनर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा चल रहा होगा। ये तो है ही है जो है अपने पास पी ऑर्बिटल्स कार्बन के। नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, चलो एक हाइड्रोजन तो अपन बना ही देते हैं। नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? अगर मैं रेजोनेंस को इग्नोर कर दूं तो ये जो नाइट्रोजन है ये sp3 हाइब्रिड नाइट्रोजन है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला नाइट्रोजन है। तो अगर मैं इस रेजोनेंस को इग्नोर करता हूं तो आई कैन से कि नाइट्रोजन का लोन पेयर जो होगा वो होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। बट हमने रेजोनेंस में पढ़ा था कि ऐसे केस में नाइट्रोजन क्या करता है, अपने जो लोन पेयर है उनको पैरेलल कर देता है बाकी पी ऑर्बिटल्स के, ताकि रेजोनेंस हो पाए। इस केस में भी वही होता है। नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर जो है इन सब पी ऑर्बिटल्स के पैरेलल कर देगा। ठीक है जी। अब इससे हुआ क्या, हमारे पास आ गए 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन साइक्लिक कॉन्जुगेशन। तो ये क्या हो गया जी, ये केस हो गया एरोमेटिक। ठीक है जी, ये केस हो गया एरोमेटिक। अब जब इस स्ट्रक्चर पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो पाया गया कि ये स्ट्रक्चर एक्चुअली एक प्लेनर स्ट्रक्चर है और नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन यहां पे एक्चुअली sp2 होती है। क्यों होती है sp2? ताकि वो प्लेनर हो सके, और प्लेनर होने के बाद उसका जो ये p ऑर्बिटल बनता है जिसमें लोन पेयर बैठेगा वो घूम सके एरोमेटिसिटी में, क्योंकि एरोमेटिसिटी इसको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो इंस्टेड ऑफ दिस बीइंग sp3 लाइक इट यूजुअली इज, इट टर्न्स इनटू एन sp2। ठीक है, ताकि ये एरोमेटिसिटी में कंट्रीब्यूट कर सके। तो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एरोमेटिसिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस लोन पेयर की एरोमेटिसिटी में, क्योंकि वो जब तक लोन पेयर घूमेगा नहीं तब तक वो एरोमेटिक होगा ही नहीं स्ट्रक्चर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। एक और ये वाले केसेस अब बिल्कुल वैसे ही आ गए जैसे नाइट्रोजन का केस देखा अपन ने, बिल्कुल वैसे ही आ गए ये वाले भी। यहां पे जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में प्रोवाइड कर देगा, तो यहां पे आ जाएगी एरोमेटिसिटी। और ये ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि इसको प्लेनर होना पड़ेगा रेजोनेंस करवाने के लिए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। सेम चीज यहां चल रही होगी। ठीक है जी, सल्फर ऑक्सीजन सेम फैमिली है, तो ये भी सेम एरोमेटिक है और सल्फर जो है आपका वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बैठा हुआ है। ठीक है, अब आपको पिछले एक केस पे लेके जाता हूं जहां पे कार्बन आयन दिख रहा था, ये पहला वाला केस। यहां पे जी ये जो कार्बन आयन है, ये वाला कार्बन भी, क्योंकि इसको प्लेनर होना पड़ेगा ना रेजोनेंस कराने के लिए, यहां पे भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी, तभी प्लेनर होगा, तभी पी ऑर्बिटल बनेगा, तभी पैरेलल होगा। समझ रहे हो बात को? तो जी रेजोनेंस जब मतलब एरोमेटिसिटी के केस में रेजोनेंस करवाने के लिए अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जहां पे लोन पेयर घूम फिर के एरोमेटिसिटी प्रोवाइड कर सकता है, तो उस केस में ये वाला जो एटम होगा वो प्लेनर होगा। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन केसेस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी आपको। ठीक है जी। अब आप कहोगे सर कि नॉर्मल जो रेजोनेंस होती है वहां भी तो ऐसा ही होगा ना, कि नॉर्मली मेरी ये जो रेजोनेंस चल रही है, मान लो ऐसा, ये वाला जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, ये भी तो कॉन्जुगेशन में हम बनाते ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनाए ही थे अपन ने क्लास में, है ना। तो आप कहोगे सर ये वाला नाइट्रोजन भी तो sp2 ही होना चाहिए, क्योंकि इसको भी तो प्लेनर होना पड़ेगा रेजोनेंस करवाने के लिए। तो जी एक्चुअल फैक्ट ये कहता है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो कि एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये वाला है ना, नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है, इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन अगर एक्सपेरिमेंट करके निकाली जाए तो आती है sp2 और sp3 के बीच में कहीं। ठीक है, प्योरली sp3 भी नहीं होता है, प्योरली sp2 भी नहीं होता है। होता क्या है कि इसका ऑर्बिटल, अगर ये p ऑर्बिटल है, मान लो ये सारे कार्बन के p ऑर्बिटल है, और ये नाइट्रोजन का sp3 ऑर्बिटल था, अभी तो बिल्कुल भी प्लेनर नहीं है, तो ये पूरी तरह प्लेनर भी नहीं होता और पूरी तरह टेढ़ा भी नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे बीच में रह जाता है, जिससे कि डिसेंट इनफ ओवरलैप हो जाता है इसके लोन पेयर वाले ऑर्बिटल में और इन सब p ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो यहां पे रेजोनेंस हो तो रही है, पर जो ओवरलैप है वो प्योरली
पैरेलल ऑर्बिटल से नहीं हो रहा, थोड़ा सा टेढ़ा है ऑर्बिटल, बस हल्का सा टेढ़ा, तो उससे ओवरलैप हो जाता है डिसेंट इनफ। बट एरोमेटिसिटी के केस में क्योंकि हमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, एरोमेटिक केस में रेजोनेंस कराने पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है ना, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए ये वाले जो एटम्स हैं ये बिल्कुल ही प्लेनर हो जाता है कि भाई बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, मेरे को प्लेनर ही हो जाना चाहिए। दैट्स वाई इनकी हाइब्रिडाइजेशन प्योर sp2 निकलती है। ठीक है, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस नाइट्रोजन इज इन बिटवीन sp2 sp3, इन केसेस में प्योर sp2। फाइन, तो ये हो गए जी कुछ पैटर्न्स। और पैटर्न्स देखते हैं, मजेदार मजेदार पैटर्न्स देखेंगे अपन आज। पहला वाला केस क्या है जी, इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते चलो सीधा। इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन कॉन्जुगेशन कितने होंगे, 1 2 3 4 और 5। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन कॉन्जुगेशन हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोले तो एरोमेटिसिटी। क्यों सर, क्योंकि 5 इज एन ऑड नंबर। 4n + 2 में फिट हो जाएगा ये। 4n + 2 में फिट करना है तो कर दो आप। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज इक्वल टू 4 × 2 + 2, तो n = 2 में फिट हो गया ये। ठीक है, चलो ये वाला केस देखते हैं। यहां क्या चल रहा है, यहां पे आ गया जी वेकेंट p ऑर्बिटल। यहां पे तो p ऑर्बिटल्स है ही हैं आपके पास कार्बन्स पे। नाइट्रोजन को अब लोन पेयर देना चाहिए अपना रेजोनेंस में कि नहीं देना चाहिए? अगर ये देता है तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन कॉन्जुगेशन। यस, तो ये क्या हो गई आपके पास, अगेन हो गई एरोमेटिसिटी। फाइन, तो ये सब केसेस में आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इनको नोट डाउन भी करो। क्लास जहां पे तेज लगे पॉज कर लेना, कोई चक्कर नहीं। और ये वाले केसेस याद रखो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही केस कहीं तो आ जाएंगे और वो एरोमेटिसिटी जहां पे उसकी आ रही होगी वो यूज हो जाएगा आपके क्वेश्चन में। तो आपको पता होना चाहिए जी कि कहां एरोमेटिसिटी आती है और वो कैसी दिखती है। फाइन, ये वाला केस बताओ जी क्या होगा। इस केस में क्या होगा, अब 8 इलेक्ट्रॉन चेन है, सॉरी 8 कार्बन्स की चेन है ये, 8 कार्बन्स की रिंग है ये। अब इधर इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, 1 2, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने, 1 2 3 और 4। यहां आ गए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यस, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से अगर आप सोच के देखो तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। यस, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा ये स्ट्रक्चर। बट रियलिटी क्या है इसकी, रियलिटी इसकी ये है कि ये स्ट्रक्चर ना होता है नॉन एरोमेटिक। रियलिटी इसकी ये है कि ये केस है नॉन एरोमेटिक। आप कहोगे सर ये कैसे, देखो एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक होने के लिए स्ट्रक्चर को होना चाहिए प्लेनर, तभी वो रेजोनेंस हो पाएगी, तभी उससे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल पाएगी एरोमेटिसिटी वाली। पर अगर ये स्ट्रक्चर को समझ आ गई कि भाई मैं अगर प्लेनर हो गया ना तो मैंने एंटी एरोमेटिक हो जाना, मैं तबाही मच जाएगी, मैं प्लेनर ही नहीं होता। ये स्ट्रक्चर असल में प्लेनर ही नहीं होता, तो स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होता, रेजोनेंस नहीं होगी, तो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है सर? ये स्ट्रक्चर जी कुछ ऐसा दिखता है इसका असल में, जिसको हम कह देते हैं बोट लाइक स्ट्रक्चर। आपको अगर ये डब्बा सा जो मैंने बनाया वो समझ नहीं आ रहा तो मैं पेपर से दिखा देता हूं आपको कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जी। ठीक है, समझ गए बात को कि ये अगर 8 के 8 कार्बन एक प्लेन में होते तो ये बिल्कुल प्लेनर स्ट्रक्चर होता, पर प्लेनर स्ट्रक्चर की जगह अब ये बेंड हो जाता है। बेंड क्यों हो जाता है? ताकि इसको रेजोनेंस की नौबती ना आए, क्योंकि इस केस में रेजोनेंस आपको एंटी एरोमेटिसिटी दे देगी, जो कि आपको नहीं चाहिए, जो कि बहुत अनस्टेबल होती है। तो क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्लेनर ही नहीं है, इसलिए स्ट्रक्चर एक्चुअल में हो जाता है नॉन एरोमेटिक। ठीक है जनता, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपको बताता हूं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नेचर में असल में कोई भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखो होता क्या है ना कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में थ्योरेटिकली हमें समझ आ जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना के कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बॉन्डिंग कम है।
इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आ जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग का याद है सीन। तो क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव होगा मतलब बहुत ही अनस्टेबल सिचुएशन है। तो उस सिचुएशन को मिटिगेट करने के लिए, उस सिचुएशन से बचने के लिए ये जो भी कंपाउंड्स है कुछ तो अजीब सा कर लेते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया आपको साइक्लोब्यूटाडाइन के केस में कि ये अकेला एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये डाइमर बना लेता है चुपचाप, है ना। यहां पे बॉन्ड बन जाते हैं, ये वाले बॉन्ड टूट के। तो इसने भी एंटी एरोमेटिक होने से बच ही गया ये, है ना। ये वाला भाई साहब भी थ्योरेटिकली एंटी एरोमेटिक हो रहा था, इसने प्लेनैरिटी छोड़ दी। ठीक है। तो रियलिटी में एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ना अपने आप को नॉन एरोमेटिक बना के बैठ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये वाला जो केस है ये बहुत ही स्पेशल केस है। इसका नाम पता है क्या है, ये आपको याद होना चाहिए नाम। इसका नाम है साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन। साइक्लिक है तो साइक्लो, ऑक्टा क्योंकि 8 कार्बन हैं, टेट्रा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन कॉन्जुगेशन है, इन बोले तो डबल बॉन्ड्स, या टेट्रा इन बोले तो 4 डबल बॉन्ड। ठीक है। नॉट इन कॉन्जुगेशन, सॉरी मैंने कॉन्जुगेशन बोल दिया अभी 2 सेकंड पहले, नॉट इन कॉन्जुगेशन विद ईच अदर। फाइन। साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन। ठीक है। इसको प्यार से COT भी बोल देते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है यू कैन कॉल दिस अ बोट लाइक स्ट्रक्चर। फाइन। तो ये जहां भी आपको एंटी एरोमेटिसिटी दिखने लग जाए ना, मान के चलना कि अगर बड़ा सारा स्ट्रक्चर है ऐसा तो प्लेनैरिटी ही छोड़ देगा, छोटा सारा स्ट्रक्चर है तो डाइमर वाइमर बना के बैठ जाएगा। ये वाले केस पे आ जाते हैं अब। तो इस केस में क्या हो रहा है जी, बड़ी सिंपल सी चीज है। बोरॉन के पास क्या है, एक वेकेंट p ऑर्बिटल है, बाकी सब p ऑर्बिटल तो है ही है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कॉन्जुगेशन में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इन कॉन्जुगेशन मतलब एरोमेटिक होगा ये। तो अगर ये प्लेनर हो जाए तो एरोमेटिक होगा, तो यस ये प्लेनर हो जाता है क्योंकि इसको मिलती है एरोमेटिसिटी। बहुत ही बढ़िया। ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर होगा आपके पास एरोमेटिक। आगे देखते हैं, ये वाले केसेस भी देखते हैं, बड़े मजेदार केसेस हैं भाई अपने पास आज। ये केस में क्या चल रहा है, p ऑर्बिटल खाली p ऑर्बिटल खाली p ऑर्बिटल, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर में। अगर कॉन्जुगेशन चल रही है इन सब p ऑर्बिटल्स में तो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, एरोमेटिक क्योंकि 1 इज एन ऑड नंबर। इस केस में क्या है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो ये भी हो गया एरोमेटिक। ठीक है ना जी। तो जहां भी आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं वहां वीडियो पॉज कर लेना, नोटबुक में बनाना और फिर आगे बढ़ जाना। ठीक है, बढ़िया। अब आते हैं जी एन्युलिन्स पे। देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स जिनमें की ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स आपको दिखते हैं उनको कहा जाता है एन्युलिन। साइक्लिक स्ट्रक्चर विद ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स, जैसे कि पता ही अपने को इन सबके नाम। इसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटाडाइन। इसका नाम क्या है, बेंजीन। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। अब इनको अगर मैं एन्युलिन नोमेनक्लेचर से सोचूं तो मैं इसको बोल सकता हूं 4 एन्युलिन। ठीक है, इसको बोल सकता हूं 6 एन्युलिन, इसको बोल सकता हूं 8 एन्युलिन। और इन सब के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये स्ट्रक्चर डाइमर बना लेता है, पर अगर यही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ये स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा पता ही अपने को, बेंजीन वाला, ये तो है ही एरोमेटिसिटी की मिसाल है। और ये वाला स्ट्रक्चर 8 एन्युलिन वाला स्ट्रक्चर, ये हमने पढ़ा प्लेनर ही नहीं होता, तो ये बैठ जाएगा ओके नॉन एरोमेटिक। ठीक है, फाइन। तो ये हो गए एन्युलिन्स आपके 4 6 एंड 8 एन्युलिन। आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स बिगर नंबर ऑफ एन्युलिन्स। तो यहां पे कौन कौन से एन्युलिन आ गए जी, पहला वाला क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज 10 एन्युलिन। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दिस इज योर 12 एन्युलिन। अब 10 एन्युलिन क्या होता है जनता बताओ, ये इंटरेस्टिंग केस है जरा।
10 एन्युलिन में आप अगर ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए, तो आप कहोगे सर ये प्लेनर हो जाएगा, कॉन्जुगेशन कर देगा, बट ये भाई साहब 10 एन्युलिन इज द एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन क्यों है? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है जी इसका। देखो होता क्या है कि यहां पे भी इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन जो है ना, दोनों ये आपस में बहुत बहुत पास आ जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ही पास आ गए ये, तो इनमें हो गई बहुत गंदी रिपल्शन। हाइड्रोजन इतने पास आ गए ना आपस में कि इनमें रिपल्शन हो जाती है। तो रिपल्शन होने की वजह से, क्योंकि ये हाइड्रोजन इतने आसपास में रह ही नहीं सकते, ये स्ट्रक्चर इन हाइड्रोजन की रिपल्शन से बचने के लिए नॉन प्लेनर हो जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर होना चाहिए प्लेनर, ये ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, ये ट्विस्ट हो जाता है, ऐसा होना चाहिए प्लेनर, ये ट्विस्ट हो जाता है। ट्विस्ट होता है ताकि एक हाइड्रोजन इधर को पॉइंट करे, दूसरा हाइड्रोजन दूसरी तरफ पॉइंट करे। तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो क्योंकि स्ट्रक्चर ही प्लेनर नहीं है सर, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। आप कहोगे सर एक सेकेंड, अभी तो आपने कहा कि एरोमेटिसिटी अगर मिल रही होगी तो ले लेनी है, तो ये क्यों नहीं ले रहा? एरोमेटिसिटी मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। देखो फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर कहता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहां पे फंडामेंटल्स पे बात आ गई। देखो बॉन्ड क्यों बन रहे हैं? बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से ही बन रहा है ना। इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों आके आपस में बैठ गए हो। तो फंडामेंटल चीज ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन या प्रोटॉन प्रोटॉन की रिपल्शन है, ठीक है। अब जनता यहां पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, वही रिपेल करने लग गए ना। फंडामेंटल्स पे बात आ गई, तो फंडामेंटल्स को बचा के रखना है अपने को। ये वाला स्ट्रक्चर नॉट प्लेनर, नॉट एरोमेटिक। 12 एनिलीन में क्या है? 1 2 3 4 5 6। यहां अगर कॉन्जुगेशन होती, यहां अगर कॉन्जुगेशन होती तो ये होता जी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 6 क्या है जी? एक इवन नंबर है, तो ये हो जाता एंटी एरोमेटिक। जैसे कि मैंने आपको कहा एंटी एरोमेटिसिटी से बचो, जितना बच सकते हो बचो, एंटी एरोमेटिसिटी से बचो। तो ये भाई साहब भी क्या करते हैं? एंटी एरोमेटिसिटी से बचने के लिए ये हो जाते हैं नॉन प्लेनर। अब स्ट्रक्चर प्लेनर ही नहीं है तो कोई रेजोनेंस ही नहीं होगी, तो ये हो गया जी नॉन एरोमेटिक। कूल। आगे के एनिलीन्स आप खुद करना। अच्छा ये हैं 2 एनिलीन और रखे हुए मैंने, चलो ये एनिलीन देखते हैं कौन कौन से। ऊपर वाला क्या है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दिस इज 14 एनिलीन। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो ये जनता एरोमेटिक कैरेक्टर दिखाता है, ठीक है। अब इसमें बेंजीन जितना अच्छा एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं आता, क्योंकि बेंजीन छोटा है तो प्लेनारिटी एकदम फिक्स्ड रहती है उसकी, रिजिड है। ये भाई साहब अगर इसको ज्यादा एनर्जी दे दो, थोड़े बहुत मतलब क्योंकि चेन लंबी है ना इसकी, तो लंबी चेन होने की वजह से थोड़ा सा ही अपनी प्लेनारिटी लूज कर सकता है अगर इसको बहुत ज्यादा एनर्जी दे दो तो कहने को तो रूम टेम्परेचर पे ये एरोमेटिसिटी दिखाएगा, ठीक है, बट आप इसको एनर्जी देके इसकी एरोमेटिसिटी से छीन सकते हो बड़े आराम से। ऐसा ही होता है बड़े एनिलीन्स के केस में, तो ये वाले में भी सेम ही हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका नंबर क्या है वो आप खुद काउंट करो, और इसमें एरोमेटिसिटी दिख सकती है कि नहीं दिख सकती वो आप काउंट करो। एरोमेटिसिटी दिखेगी तो होगी, ठीक है। बस वो 10 एनिलीन वाला केस था जो थोड़ा सा एक्सेप्शनल था, ठीक है, बढ़िया। तो ये एनिलीन्स के बारे में ना आप एक काम करना, क्लास के बाद विकिपीडिया खोलना और वहां पे लिखना एनिलीन्स और उनके बारे में पढ़ना। वहां पे बड़े प्यार से दिया हुआ है कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं कि एरोमेटिक है या नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक बार विकिपीडिया आर्टिकल क्लास के बाद आप जरूर पढ़ लेना। फिर आते हैं जी बेंजीनॉइड कंपाउंड्स पे। बेंजीनॉइड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिसमें मल्टीपल बेंजीन की रिंग्स एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। अब आपको पता ही है ये वाले कंपाउंड्स, तो नैप्थलीन आपको पता ही है, नैप्थलीन बॉल्स हमारे घर में आते हैं जो हम फिनाइल की गोलियां कहते हैं जिसको, जो हम कबर्ड में रखते हैं ताकि कीड़े ना लग जाए, है ना। तो नैप्थलीन देखा हमने,
3 बेंजीन रिंग साथ में जोड़ दी, सीधी सीधी एंथ्रेसीन, 3 इस तरह से जोड़ दी, फिनैंथ्रीन। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स एरोमेटिक है, ठीक है। अब नेप्थलीन 10 एनुलीन जैसा दिख रहा है ना, नेप्थलीन देखो तो ध्यान से 10 एनुलीन जैसा ही दिख रहा है आपको। एक सेकंड, ये मैंने चित्रकला थोड़ी ज्यादा ही नायाब कर दी इधर, है ना जी, ऐसा ही था 10 एनुलीन। पर यहां पे हमने हाइड्रोजन वाला पंगा ही खत्म कर दिया, क्योंकि यहां पे बीच में एक सिग्मा बॉन्ड डाल दिया अपन ने। अब इस सिग्मा बॉन्ड की वजह से वो कोई रिपल्शन नहीं, बॉन्ड ही बन गया वहां पे। तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। ठीक है जी, दिस इज एरोमेटिक। सो ऑल ऑफ दीज बेंजोनॉइड कंपाउंड्स आर एरोमेटिक इन नेचर। बहुत बढ़िया। आ जाओ जी, थोड़ी अब एप्लीकेशन कर लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। और एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसा है ना कि कहीं कहीं इधर उधर यूज होंगे। या तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कोई इस तरह का, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि 5 स्ट्रक्चर दिए होंगे, 10 स्ट्रक्चर दिए होंगे, विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर एरोमेटिक, इंटीजर टाइप आ सकता है, ठीक है। या तो मैच द कॉलम में आ सकता है कि 5 स्ट्रक्चर दे दिए, राइट साइड पे दे दिया एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, आपको वो मैच करने हैं। उस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इस सवाल पे, बड़ा ही प्यारा सवाल है। इसमें आपको बताना है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द नाइट्रोजन दैट वी हैव। 5 तरह के नाइट्रोजन है अपने पास। अब इसमें अगर हम समझ गए ना कि इन नाइट्रोजन में डिफरेंस क्या क्या है, भैया नैया पार है हमारी, मजा आ जाएगा। देखो, पहले आते हैं इस केस पे जिसका नाम है एनिलीन। एनिलीन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, है ना। यहां पे बेंजीन की जो रेजोनेंस है वो तो चल ही रही है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है एनिलीन का, वो पार्टिसिपेट करेगा। प्लस एम इफेक्ट होता है एनिलीन का, आपको पता ही है नाइट्रोजन का। तो वो रेजोनेंस में पार्ट कर रहा है, यस। बट क्या इस लोन पेयर की जरूरत है एरोमेटिसिटी में? आप कहोगे सर एक सेकंड, ये तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो गया ना, ये तो एंटी एरोमेटिक नहीं हो जाएगा? साइकिल तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाली है ना, ये तो साइकिल के बाहर है। अगर साइकिल में ही ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो एरोमेटिक, साइकिल के अंदर ही इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो एंटी एरोमेटिक। अब ये अंदर तो एरोमेटिक ही है ना, उसके बाहर आप कुछ भी लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो ये भाई साहब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट एरोमेटिसिटी के लिए जरूरी नहीं है। तो मैं यहां लिख देता हूं, आप भी अपनी नोटबुक में लिखिएगा कि ये जो लोन पेयर हैं, दिस इज पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, participating in resonance but not essential for aromaticity। ठीक जी। दूसरे केस में सीधा सा नाइट्रोजन है, कोई टेंशन ही नहीं है, यहां पे सीधा सा नाइट्रोजन है, कोई रेजोनेंस नहीं, कुछ नहीं। ये भाई साहब है हमारे चिल sp3 नाइट्रोजन, खत्म। ये वाला केस क्या है, यहां पे आपके पास sp3 नाइट्रोजन, बट इसके साथ ऑक्सीजन भी लगा दिया मैंने वहां पे, 2 साइड से पकड़ा हुआ ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन यहां पे रेजोनेंस तो दिखा नहीं पाएगा क्योंकि 2 sp3 कार्बन है दोनों साइड पे। तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा जी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, -I दिखाएगा ये। तो sp3 नाइट्रोजन है बट विद अ -I इफेक्ट। चलो बढ़िया। फिर आते हैं जी इस केस पे, अब क्या होगा? तो ये मैंने पहले भी दिखाया था आपको केस। तो यहां पे ये जो नाइट्रोजन है, इसके जो लोन पेयर हैं, दिस इज एसेंशियल। यस, एसेंशियल बोलो तो बिल्कुल ही ज्यादा जरूरी, एसेंशियल फॉर एरोमेटिसिटी। यस, तो इसका मतलब ये है कि ये लोन पेयर अगर आपने बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है लोन पेयर गया H पॉजिटिव को पकड़ लिया। अगर ये लोन पेयर को आपने H पॉजिटिव पकड़ने में लगा दिया तो ये भाई साहब स्ट्रक्चर जो है नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिसिटी वाली जो अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ है, स्पेशल स्टेबिलिटी है, वो लूज कर देगा, नहीं करना चाहेगा। ये लोन पेयर बहुत बिजी है, ओके, यहां मैं लिख दूंगा दिस लोन पेयर इज वेरी बिजी। फाइन। फिर आ जाते हैं लास्ट वाले केस पे। यहां पे मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्योंकि इस केस में नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं वो p ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर बैठे हुए हैं।
थोड़ी देर पहले ही किया ये केस अपन ने, है ना। इसका कॉमन नाम आपने मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में। तो ये वाला जो केस हो गया, इसमें नाइट्रोजन है, लोन पेयर बेसिकली कोई कहीं रेजोनेंस में इवॉल्व नहीं है। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो नाइट्रोजन है, दिस इज एन sp2 नाइट्रोजन। लोन पेयर फ्री है आपका, कोई चक्कर ही नहीं है उसका। तो ये सब फंडे इकट्ठे करके अपने को फाइनल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ लिखना है जी। ये सब फंडे इकट्ठे करने हैं अपने को। अब जिसका लोन पेयर अवेलेबल है अच्छे से, वो सबसे ज्यादा बेसिक, जिसका लोन पेयर अवेलेबल नहीं है बिल्कुल भी, वो सबसे कम बेसिक। तो सबसे कम बेसिसिटी वाला तो होगा ये हमारा केस। इसका नाम भी आपने बताना है मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो जी अच्छा हिंट दे देता हूं, ये दोनों के नाम पायरोल पिरिडीन। अब किसका कौन सा नाम है ये आप बताओगे, ठीक है। तो चलो जी, ये वाले केस में अब करना क्या है, लोन पेयर बिजी है, ये तो बेसिसिटी में एक्ट कर ही नहीं पाएगा, तो H पॉजिटिव को कैप्चर कर ही नहीं पाएगा। तो ये भाई साहब की हो गई लीस्ट बेसिक स्ट्रेंथ, सबसे कम। फिर नेक्स्ट केस कौन सा आएगा, नेक्स्ट केस ये वाला आ जाएगा जिसमें लोन पेयर बिजी तो है पर इतना भी बिजी नहीं है। लोन पेयर रेजोनेट कर रहा है बट ऐसे एरोमेटिसिटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास ये वाला केस। अब बाकी तीन जो लोन पेयर हैं वो तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे रेजोनेंस में, तो फ्री है, पर उन पे थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस हो रहा है। इस पे हो रहा है इंडक्टिव इफेक्ट का, इस पे हो रहा है इसकी हाइब्रिडाइजेशन का। अच्छा, अब हमने याद किया था कि एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। एस कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। sp2 में एस कैरेक्टर कितना होता है 1/3, sp3 में एस कैरेक्टर कितना होता है 1/4। सब मैंने करवाया है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम की क्लास है, देख लियो, ठीक है। इसी प्लेलिस्ट में है, इस जीओसी सीरीज की प्लेलिस्ट में ही है पहली क्लास। तो जनता यहां इन तीनों केसेस में पहले तो हम आते हैं sp2 नाइट्रोजन पे। sp2 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से, उसकी वजह से ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पे थोड़ा ठीक है, इतना भी बुरा हाल नहीं है इसका। इसको इतनी भी चुल नहीं मची कि मैं जाकर कोई पॉजिटिव चार्ज कैप्चर कर लूं, नहीं, क्योंकि इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर ज्यादा है, ये लोन पेयर यहां पे ठीक है, फाइन, ओके। तो इस वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ जो है sp3 नाइट्रोजन के कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा। अब जी इन दोनों में तो कंपैरिजन बहुत सिंपल है। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होता है जी, एसिडिटी रिलीज डिक्रीज, बेसिसिटी क्या होगी रिलीज इंक्रीज। विड्रॉ करने से घट जाएगी एसिडिटी, बेसिसिटी में खुद ही टंग ट्विस्टर हो जाता है। एसिडिटी रिलीज डिक्रीज, बेसिसिटी रिलीज इंक्रीज, तो विड्रॉ घटा हो जाएगा। रिलीज इंक्रीज है तो विड्रॉ घटा हो जाएगा, यस। तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है ना, एक लोन पेयर था, इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए था, आपने लोन पेयर ही दूर खींच लिया। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है ना, माइनस इफेक्ट दे रहा है, तो आपने इसकी लोन पेयर की इंटेंसिटी कम कर दी। देयरफॉर नेक्स्ट केस ये होगा, और सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा सेकंड वाले नाइट्रोजन पे। इस पे सबसे ज्यादा बेसिक नेचर क्यों होगा, क्योंकि बच्चा लोन पेयर अकेला है, ना कोई रेजोनेंस ना कुछ, इसने जाके पकड़ लेना H पॉजिटिव को। ये आ गया जी ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। पूरा ही बिजी लोन पेयर, थोड़ा सा बिजी लोन पेयर, sp2 नाइट्रोजन तो बेसिसिटी थोड़ी कम, sp3 नाइट्रोजन में माइनस आई इफेक्ट, sp3 नाइट्रोजन सिंपल। ये आ गया जी आपका आंसर, बहुत बढ़िया। ये कर लेते हैं अब, इन तीनों में ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या है। एसिडिटी से क्या होता है जी, H पॉजिटिव निकलता है। चलो इन तीनों के ना H पॉजिटिव निकाल के केस देख लेते हैं क्या है। पहला वाला है CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, है ना जी। दूसरा वाला केस क्या है, अगर H पॉजिटिव निकल गया यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तीसरा वाला केस क्या है, अगर H पॉजिटिव निकल गया तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैंने इन तीनों केसेस के कॉन्जुगेट बेसिस बना लिए। अब जनता आपको दिख ही गया होगा कि चल क्या रहा है ना यहाँ। ये भाई साहब हो गए एरोमेटिक, तो ये तो बहुत खुश हैं। ये भाई साहब हो गए एंटी एरोमेटिक, तो ये तो बनना ही नहीं चाहेगा।
है ना, जैसे मैंने बताया कि एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर तो बनना ही नहीं चाहेगा, तो ये स्ट्रक्चर बनना ही नहीं चाहेगा, तो बहुत वीक एसिड। ये वाला केस sp3 कार्बन वाला है, इतना ज्यादा भी एसिडिक नहीं होता, मतलब आप इसको बेंजोइक एसिड से कंपेयर नहीं कर सकते, एसिटिक एसिड से कंपेयर नहीं कर सकते, बट ठीक है। इथाइन, इसको अगर आप बेस लगाओगे, थोड़ा सा हीट दोगे या थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस दोगे तो इसका हाइड्रोजन कैप्चर हो जाएगा। तो ये ठीक ठाक सा है, क्योंकि एस कैरेक्टर ज्यादा है ना इस कार्बन का, sp हाइब्रिड कार्बन है, तो नेगेटिव चार्ज इसको दे भी दे तो भी ठीक है, चलता है। तो ऑब्वियस सी बात आ गई, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वो केस की जो एरोमेटिक कंपाउंड बना देगा। फिर आएगा जी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो कि ठीक ठाक सा है, फिर आएगा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो कि बनाना ही नहीं चाहता, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इस तरह का क्वेश्चन जेई में डायरेक्ट आ सकता है। फाइन, बढ़िया। तो जनता सच बताऊं तो एरोमेटिसिटी की क्लास हो गई है खत्म। तो आई एम श्योर आपको मजा आया होगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स बहुत सारे आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, एमएस चौहान में तो बहुत ही सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, और ऊट पटांग से एग्जाम्पल मिलेंगे, वो तो जरूर कर लेना जब भी टाइम लगे आपको। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि वेदांतु भी अब अपना जो तत्व है, जो वेदांतु का इतना बढ़िया मटेरियल है जिससे मेरी भी आईआईटी क्लियर हुई थी अपने टाइम पे, वही सेम मटेरियल नहीं चल रहा, उसको हर साल अपडेट करते हैं बाय द वे, बट हाँ उसका डीएनए वही है। तो वही वाला मटेरियल जो है हम अब हमने आपके लिए अवेलेबल कर दिया, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो सॉल्व करोगे तो फिर तो गारंटी है कि भाई आहा। तो जनता दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वन। मजा आया हो तो लाइक बटन दबाना, सब्सक्राइब करके जाना। मैं आपको मिलता हूं अगली क्लास में, जो कि होने वाली है कन्फर्मर्स की, नहीं सॉरी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की क्लास होगी पहले, फिर कन्फर्मर्स की होगी। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।